Hello my dear students, how are you? I hope you all are fine at your home. As you know that this is Shashi Vasisht, your English teacher from Rashtriya School Khandoda. Today I am presenting here to discuss about our next topic. So before start our next topic, I think we should discuss about our previous topic. So previous topic was, it is chapter 6, the Honey Guide's Revenge, means Honey Guide का बदला. In this chapter you have already learned that how did Honey Guide take his revenge from Ginger. So next chapter, our today's topic is prevention is better than cure, means परहेज से इलाज से परहेज बेहतर है. प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इलाज से परहेज बेहतर है. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न लोट ऑफ about different type of disease, cases of disease, microorganisms and invention of microscope, vaccinations and prevention from disease. So let's move on chapter. Our body is a living machine. हमारा शरीर एक living जीवित यंत्र है. It has many organs and organ systems functions together to make body machines going on. इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं जो एक साथ मिलकर कार्य करते हैं. डिविएशन फॉर्म नॉर्मल फॉर्म ऑफ फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी और इट्स पार्ट इज कॉल्ड डिजीज. डिविएशन मतलब परिवर्तन. जब हमारे शरीर में या शरीर के किसी भी पार्ट में परिवर्तन आ जाता है, मतलब कि नॉर्मल अवस्था नहीं रहती है, उसमें कुछ चेंजमेंट आ जाता है, तो उस पोजीशन को, उस अवस्था को डिजीज कहते हैं, बीमारी कहते हैं, या इलनेस ऑफ body is called disease. Many cases of disease are germs, deficiencies of nutrients and internal disorders of our body. बहुत सी बीमारियों के जो कारण होते हैं वो जर्म्स होते हैं, कीटाणु होते हैं, डिफिशियंसीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स होती है, पोषक तत्वों का अभाव, और जो हमारा आंतरिक शरीर होता है उसमें अगर कोई डिसऑर्डर हो जाते हैं उन्हें भी, वो भी डिजीज का कारण बनते हैं. जैसे कि कोई बॉडी पार्ट ढंग से कार्य ना कर पा रहा हो. एनी काइंड ऑफ इंडल्जेंस लाइक ओवर ईटिंग एंड ओवर वर्क एंड निगलेंस ऑफ फिजिकल एक्सरसाइजेज कैन केजेस डिजीज टू. किसी भी तरह का ऐशो आराम, जैसे कि ओवर ईटिंग ज्यादा खाना, ओवर वर्क बहुत ज्यादा काम करना, निगलेंस ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज शारीरिक व्यायामों को नजरअंदाज करना, ये भी बीमारियों का कारण हो सकते हैं. तो दे आर स्लो इन देयर इफेक्ट, continued strain on mind and case of disease of the nervous system. यद्यपि ये अपना इफेक्ट, प्रभाव बहुत धीरे धीरे डालते हैं, हमेशा लगातार, कंटिन्यू मतलब लगातार माइंड पर, मस्तिष्क पर स्ट्रेन करते हैं, दबाव डालते हैं, और ये नर्वस सिस्टम की बीमारी का कारण बन जाते हैं. नर्वस सिस्टम से मतलब क्या होता है कि हमारे जो मस्तिष्क से रिलेटेड जो बीमारियां होती है उनका कारण ये बन जाते हैं. तो इस पैराग्राफ में आपने पढ़ा कि हमारा शरीर है जो, वो विभिन्न ऑर्गन से, ऑर्गन सिस्टम से बना हुआ है जो एक साथ मिलकर काम करते हैं ताकि यह मशीन सुचारू रूप से चलती रहे. और अगर हमारे बॉडी में या बॉडी पार्ट के किसी फंक्शन में कोई चेंजमेंट आता है तो उसका मतलब ये होता है कि जो हमारा शरीर है वो डिजीज है, बीमार है, इल है. ये किस कारण से हम बीमार होते हैं? कुछ एक जर्म्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स का अभाव होता है, इंटरनल कुछ डिसऑर्डर हो जाता है, या ज्यादा खाना, एक्सरसाइज ना करना, इन सभी के कारण भी बीमार हो जाते हैं. When someone falls ill, he consult a physician. जब कभी कोई बीमार होता है तो वह फिजिशियन से, चिकित्सक से परामर्श करता है. ही चेक्स अप द पेशेंट एंड गिव मेडिसिन्स. वो पेशेंट का, मरीज का चेकअप करता है और उसे दवाइयां दे देता है. नॉर्मली द पेशेंट रिकवर्स. आमतौर पर पेशेंट ठीक ही हो जाता है. समटाइम्स ही डजंट इम्प्रूव. कभी कभार वह ठीक नहीं होता. देन द ब्लड, यूरिन, स्टूल्स एक्सेट्रा ऑफ पेशेंट्स आर एग्जामिन्ड अंडर द माइक्रोस्कोप. फिर ऐसी अवस्था में उस मरीज के खून को, पेशाब को और मल को माइक्रोस्कोप के द्वारा जांचा जाता है. द डिजीज केजिंग जर्म्स आर आइडेंटिफाइड. इस प्रकार बीमारी के कारणों का पता लगाया जाता है. बीमारी के जो जर्म्स होते हैं, कीटाणु होते हैं, उन्हें पहचान लिया जाता है. देन प्रॉपर गिव मेडिसिन टू किल द स्पेसिफिक जर्म्स आर गिवन. फिर उचित दवाई दी जाती है उन विशेष कीटाणुओं को मार देने के लिए. दस द पेशेंट रिकवर्ड
क्योर्ड, इस प्रकार पेशेंट ठीक किया जाता है। इस पैराग्राफ में आपने पढ़ा जब कभी कोई बीमार होता है तो नॉर्मली वह ठीक ही हो जाता है, डॉक्टर की सलाह से दवाई लेते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है जब पेशेंट को कुछ ज्यादा ही बीमारी होती है तो वह ठीक नहीं हो पाता है। ऐसी कंडीशन में उसके ब्लड, यूरिन, स्टूल की जांच की जाती है माइक्रोस्कोप के द्वारा और वहां कीटाणुओं का पता लगाया जाता है। फिर उसके अनुसार ही डॉक्टर एक स्पेसिफिक जर्म्स को मारने की दवाई देते हैं और पेशेंट को ठीक किया जाता है। माइक्रोस्कोप मेक्स tiny थिंग्स लुक मच बिगर। जो माइक्रोस्कोप होती है, माइक्रोस्कोप मतलब होता है सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी क्या काम करती है कि छोटी छोटी चीजों को बहुत बड़ा दिखाती है। इससे माइक्रोस्कोप से छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा बड़ी दिखती हैं। सो वी कैन सी द थिंग्स विच आर नॉट विजिबल टू द नेक्ड आईज। इसलिए हम उन चीजों को देख सकते हैं जो कि हम प्रत्यक्ष आंखों से नहीं देख सकते। मतलब सूक्ष्मदर्शी से उन चीजों को देखा जा सकता है, उन्हें बड़ा करके देखा जा सकता है जिन्हें कि हम अप्रत्यक्ष आंखों से नहीं देख सकते हैं। हाउ द माइक्रोस्कोप वॉज इन्वेंटेड इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। माइक्रोस्कोप का आविष्कार कैसे हुआ, ये एक बहुत ही रुचिकर कहानी है। A Dutchman, Anton Leeuwenhoek, sold spectacles, happened to keep two different lenses, one in front of the other. एंटन ल्यूनहक नाम का एक डचमैन था, एक व्यक्ति था जो कि चश्मे बेचा करता था। उसे एक बार ऐसे दो तरह के लेंस मिले जो एक दूसरे के सामने थे। He glanced through the pair and surprised to see a fly as big as a lamb. उसने जो लेंसेज थे उनमें से देखा और वो देखकर हैरान हुआ। उसने देखा कि एक मक्खी इतनी बड़ी दिख रही थी जैसा कि लैम्ब, मेमना। इट वॉज द ईयर 1675। वह 1675 का वर्ष था। सम ऑफ थिंग्स ही लुक्ड आवर मॉस्किटोज, लैक्स ऑफ lice, spider, spinning gear and a little smear of on his own blood. Some of things he looked, उसने कुछ चीजें देखी जो थी मस्किटोज, मच्छर थे, लाइस, जू के पैर थे, और जो मकड़ी बनाती है, जाले बनाती है जो मकड़ी, उसके स्पिनिंग गियर्स थे, और अपने ही खून के छोटे से धब्बे को देखा। बट बेस्ट ऑफ ऑल he saw the unknown, very small busy bug swimming, pumping and hopping inside a simple water drop. लेकिन इन सब में से जो बेस्ट था वो उसने देखा एक छोटा सा अनजाना सा कुछ खटमल थे जो कि पानी की एक छोटी सी बूंद में तैर रहे थे, फुदक रहे थे। तो इस पैराग्राफ में आप लोगों ने पढ़ा कि जो माइक्रोस्कोप है, जो सूक्ष्मदर्शी है, जो हमें छोटी छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाती है जिन्हें हम अपनी प्रत्यक्ष आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसका आविष्कार एक ल्यूनहक नाम के एक व्यक्ति ने किया था जो कि चश्मे बेचा करता था। उसे एक बार ऐसा लेंस मिला जिससे देखने पर उसने चीजों को बड़ा दिखाया। उसने देखा कि एक मक्खी, हाउस फ्लाई, इतनी बड़ी दिख रही थी जितनी बड़ा कि लैम्ब, मेमना दिखाई देता है। उसके बाद उसने कुछ और चीजों को भी देखा, जैसे मॉस्किटोज को देखा, लैक्स ऑफ लाइस को देखा, स्पाइडर को देखा और अपने खुद के खून के धब्बे को देखा। और तो और उसने कुछ बग्स, मतलब होता है खटमल, खटमल को पानी की एक छोटी सी बूंद पर तैरते हुए, फुदकते हुए देखा। Taking the idea, Leeuwenhoek made a toy called the Fleaglass for children. वहां से विचार लेते हुए, आइडिया लेते हुए ल्यूनहॉक ने एक फ्लियाग्लास नाम का बच्चों के लिए खिलौना बनाया। गैलीलियो, अ साइंटिस्ट इन इटली, heard about it. इटली के एक साइंटिस्ट गैलीलियो ने भी उसके बारे में सुना। He too made a Fleaglass using the lenses but called it a microscope. उसने भी फ्लियाग्लास नाम का एक खिलौना बनाया लेकिन उसने उसका नाम दिया माइक्रोस्कोप। तो जो माइक्रोस्कोप का जो आविष्कारक था, जो एक्चुअल में माइक्रोस्कोप बनाई थी, सूक्ष्मदर्शी बनाई थी, वो बनाई थी इटली के एक साइंटिस्ट गैलीलियो ने। इसे कहाँ से आइडिया मिला था? आइडिया इसको मिला था ल्यूनहक से, एंटन ल्यूनहक से, जो उसने खिलौना बनाया वहां से उसको आइडिया मिला और इटली के एक साइंटिस्ट गैलीलियो ने माइक्रोस्कोप को बनाया। He saw the fly bigger as well as its hair and nails. He saw the fly bigger as well as its hair and nails. उसने
मक्खी को उतना बड़ा देखा जितना बड़ा उसके हेयर और उसके नेल्स। लेटर मोर पावरफुल माइक्रोस्कोप वर मेड फॉर द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोप। उसके बाद में कुछ शक्तिशाली और भी माइक्रोस्कोप बनाई माइक्रोब्स की स्टडी के लिए, सूक्ष्म जीवों के अध्ययन के लिए और भी सूक्ष्मदर्शियों का आविष्कार किया गया। माइक्रोस्कोप आर, इस पैरा में आपने पढ़ा कि जो ल्यूनहॉक था उसने एक फ्लियर ग्लास नाम का एक खिलौना बनाया था इन लेंस का प्रयोग करते हुए। वहां से इटली के साइंटिस्ट गैलीलियो ने विचार लिया और उसने भी एक फ्लियर ग्लास नाम का एक खिलौना बनाया बच्चों के लिए, लेकिन उसने इसका नाम माइक्रोस्कोप रखा। माइक्रोस्कोप मतलब सूक्ष्मदर्शी। तो यहीं से सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार हुआ था और इसका आविष्कार गैलीलियो ने किया था। उसके बाद में मोर पावरफुल माइक्रोस्कोप बनाए गए माइक्रोब्स की स्टडी के लिए। जो माइक्रोब्स होते हैं, छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव होते हैं, उनका अध्ययन करने के लिए। माइक्रोब्स आर वेरी स्मॉल लिविंग बींग्स विच कैन बी सीन ओनली अंडर अ माइक्रोस्कोप। जो माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रोब्स मीन्स सूक्ष्म जीव, जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे से जीव होते हैं जिन्हें कि हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। माइक्रो मीन्स टू स्मॉल टू बी सीन बाय नेक्ड आईज। माइक्रो का मतलब इतना छोटा जिन्हें कि हम प्रत्यक्ष आंखों से नहीं देख सकते। दे आर फाउंड एवरीवेयर इन द एयर, वाटर, सॉइल, फूड, इनसाइड और ऑन द स्किन ऑफ द एनिमल्स एंड ह्यूमंस। ये जो छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं वो हर जगह पाए जाते हैं, हवा में, पानी में, मिट्टी में, भोजन में और यहाँ तक कि एनिमल्स और ह्यूमंस की स्किन के अंदर भी। माइक्रोब्स कैन डू ऑल द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। जो माइक्रोब्स होते हैं वो भी जीवन के सभी फंक्शन कर सकते हैं। दे ग्रो, reproduce and multiply rapidly in a large number within a very short time if they found enough food, moisture and suitable temperature। जो ये माइक्रोब्स होते हैं वो बढ़ते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, ये बढ़ते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं और बहुत ही बड़ी संख्या में कुछ ही समय पर बढ़ जाते हैं, फैल जाते हैं। इफ दे फाउंड एनफ फूड, अगर उन्हें पर्याप्त भोजन मिले, नमी मिले, सुटेबल उचित तापमान मिले। देयर आर द कंडीशन एसेंशियल फॉर लाइफ। दीज आर द कंडीशंस एसेंशियल फॉर लाइफ। ये इनकी लाइफ के लिए एसेंशियल जो कंडीशन होती है वो है, क्या है? फाउंड एनफ फूड, मॉइस्चर एंड सुटेबल टेम्परेचर। अगर इन्हें ये तीनों चीजें मिले तो ये अपनी लाइफ साइकिल को पूरा कर सकते हैं। माइक्रोब्स कैन बी यूजफुल और हार्मफुल फॉर मैन। जो माइक्रोब्स होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, वो मनुष्यों के लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं और यूजफुल भी हो सकते हैं, उपयोगी भी हो सकते हैं और हानिकारक भी हो सकते हैं। देयर आर सम माइक्रोब्स दैट हेल्प इन मेकिंग कर्ड्स, वाइन, विनेगर और टैनिंग हाइड्स एंड इन क्योरिंग तंबाकू। क्या है? यहाँ पर कुछ माइक्रोब्स ऐसे हैं जो कि हेल्प करते हैं, हेल्पफुल होते हैं दही बनाने में, शराब बनाने में, विनेगर, सिरका बनाने में और चमड़ा बनाने में और तंबाकू से होने वाली बीमारियों का इलाज करने के लिए दवाई बनाने में ये हमारी हेल्प करते हैं। हार्मफुल और डिजीज केजिंग माइक्रोब्स आर कॉल्ड जर्म्स। हानिकारक और बीमारियों को उत्पन्न करने वाले, बीमारियों के जो कारण उत्पन्न करते हैं, उन माइक्रोब्स को जर्म्स कहते हैं, कीटाणु कहते हैं। तो जो माइक्रोब्स होते हैं वो हमारे लिए यूजफुल होते हैं, हार्मफुल भी होते हैं। यहाँ पर आपने पढ़ा उनका यूजफुल वो कैसे होते हैं, वो हमारे लिए क्या क्या बनाने में हेल्प करते हैं। और ये जो पैरा है इसमें है कि ये हमारे लिए कैसे हानिकारक है। तो ये कुछ जर्म्स कहते हैं। दे आर प्रोटोजोआ, फंगी, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ और सिंगल सेल्ड एनिमल। ये जो कुछ जर्म्स होते हैं, कीटाणु होते हैं, उनमें है प्रोटोजोआ, फंगी, बैक्टीरिया एंड वायरस। प्रोटोजोआ आर सिंगल सेल्ड एनिमल। जो प्रोटोजोआ होता है ये एक जर्म्स होता है जो कि एक एकल कोश के एनिमल्स है। अमीबा, डायसेंट्री एंड मलेरिया आर केस्ड बाय प्रोटोजोआ। ठीक है, जो अमेबिक डायसेंट्री होता है, बीमारी होती है, और जो मलेरिया होता है वो प्रोटोजोआ, अमेबा और प्लाज्मोडियम के कारण होता है रिस्पेक्टिवली। फाउंड आर वेरी स्मॉल नॉन ग्रीन प्लांट्स। जो फंगी होती है, फंगी मतलब होती है फफूंद, वो बहुत ही छोटे नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं। दे केज रिंग वोम, और इनके कारण क्या हो जाता है? रिंग वोम, जिसको कि दाद कहते हैं। बैक्टीरिया आर सिंगल सेल्ड प्लांट्स विच में बी राउंड। जो बैक्टीरिया होते हैं वो एकल कोश के प्लांट होते हैं,
जो कि राउंड शेप में भी मिलते हैं और एक रोड की तरह स्पाइरल शेप में भी मिलते हैं। दे केजेस टाइफाइड, कोलरा, ट्यूबरक्लोसिस, ये टाइफाइड, कोलरा और टीबी बीमारी का कारण बनते हैं। प्रोटोजोआ एंड फंगी आर मच बिगर देन बैक्टीरिया, और जो प्रोटोजोआ होते हैं और जो फंगी होते हैं वो बैक्टीरिया से भी बड़े होते हैं। वायरसेस आर मच स्मॉलर देन बैक्टीरिया, वायरस जो होते हैं वो बैक्टीरिया से बहुत छोटे होते हैं। एंड कैन बी फोटोग्राफ्ड ओनली विद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो जो ये बैक्टीरिया की फोटो ले सकते हैं हम वो केवल किससे ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही ले सकते हैं। ये बहुत ज्यादा छोटे होते हैं साइज में। दे बिकेम एक्टिव ओनली ऑन एंटरिंग ए लिविंग बॉडी, ये केवल एक जीवित शरीर में प्रवेश करने पर ही एक्टिव होते हैं। वायरस केजेस, फ्लू, रेबीज, मिसल्स, स्मॉल पॉक्स, जो वायरस के कारण जो बीमारियां होती है वो हो जाती है फ्लू, रेबीज, मिसल्स होता है खसरा, स्मॉल पॉक्स चेचक, इस तरह की बीमारियां इनसे हो जाती है। तो इस पैराग्राफ में आपने पढ़ा कि जो कुछ माइक्रोब्स होते हैं जो बीमारियों को उत्पन्न करते हैं उन्हें जर्म्स कहते हैं, कीटाणु कहते हैं। ये कीटाणु होते हैं प्रोटोजोआ, फंगी, बैक्टीरिया और वायरस। ठीक है, फिर उसमें जो प्रोटोजोआ होता है वो सिंगल सेल्ड एनिमल होता है। इससे क्या क्या बीमारियां होती है ये सारा आपने इसमें पढ़ा। जो वायरस होता है वो फ्लू, रेबीज, मिसल्स, स्मॉल पॉक्स के कारण बनता है। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी हुई है जो आपने पढ़ा है। जैसे जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो जो ये बैक्टीरिया है देखने में बहुत ज्यादा छोटे हैं, बहुत छोटे होते हैं, इन्हें हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। लेकिन जब हम माइक्रोस्कोप में इनको देखते हैं तो ये हमें इस शेप में दिखाई देते हैं। यहाँ पर ये प्रोटोजोआ दिया हुआ है, अमीबा है, पेनिसिलियम ये प्रोटोजोआ है, और ये क्या है जो ब्रेड वगैरह पे जो फफूंद होती है फंगी उसको बोलते हैं। यहाँ पर देखिए ये वायरस है, इस टाइप की शेप हमें दिखाई देती है जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं। तो ये जो जर्म्स होते हैं ये बहुत ही हानिकारक होते हैं हमारे लिए और तरह तरह की बीमारियों का कारण भी बनते हैं। आगे देखें, जर्म्स यूजुअली एंटर आवर बॉडी थ्रू द नोज, माउथ, ब्रोकन और कट स्किन। जो जर्म्स होते हैं, जो ये कीटाणु होते हैं हमारे शरीर में नाक के द्वारा, मुंह के द्वारा और अगर स्किन पर कहीं कुछ कट का निशान है वहां से प्रवेश करते हैं। व्हेन जर्म्स एंटर ह्यूमन और एनिमल बॉडी, व्हाइट ब्लड सेल्स किल मेनी ऑफ देम। जब कभी ये ह्यूमन बॉडी में प्रवेश करते हैं तो जो हमारे शरीर की व्हाइट सेल्स होती है, सफेद कोशिका होती है, वह इन्हें मार देती है। हाउएवर इफ जर्म्स गेट ए वीक पार्ट दे फीड एंड ग्रो ऑन हेल्थी सेल्स। लेकिन जब कभी जो ये जो जर्म्स होते हैं हमारे शरीर का कोई कमजोर हिस्सा प्राप्त कर लेते हैं वहां पर ये पोषित होने लग जाते हैं, बढ़ने लग जाते हैं। व्हेन जर्म्स स्टार्ट टू ग्रो, मल्टीप्लाई एंड इफेक्ट आवर बॉडी, इट इज कॉल्ड इन्फेक्शन। और जब जर्म्स हमारे शरीर में ग्रो होने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं और कई गुना मात्रा में बढ़ते हैं और हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं, ऐसी अवस्था को क्या कहते हैं, इन्फेक्शन की अवस्था कहते हैं। मतलब मीन्स हमारा शरीर जर्म से इन्फेक्टेड हो चुका है, संक्रमित हो चुका है। इन्फेक्शन मतलब होता है संक्रमण, संक्रमण की अवस्था होती है। तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है, इवन द व्हाइट ब्लड सेल्स फाइट दीज जर्म्स। यहाँ तक कि जो हमारे ब्लड की जो 3 सेल्स होती है उनमें से जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती है वो लड़ने क्या प्रयास करती है इनसे। दिस रेसिस्टेंस ऑफ आवर बॉडी इन्फेक्शन इज कॉल्ड इम्यूनिटी। ठीक है, हमारे शरीर में जो ये रोग प्रतिरोधकता क्षमता होती है, रोगों से लड़ने का जो विरोध करती है, रेजिस्टेंस मतलब विरोध करना, इस इन्फेक्शन का जो विरोध करती है उस क्षमता को क्या कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में आपने सीखा हमारा जो शरीर है वो तरह तरह के ऑर्गन सिस्टम से बना हुआ है और किसके कारण बीमारियां हो जाती है और उन बीमारियों के क्या कारण होते हैं, जर्म्स क्या होते हैं, माइक्रोब्स क्या होते हैं, और जो माइक्रोस्कोप है उसकी स्टोरी आपने पढ़ी। जो माइक्रोस्कोप है उसका आविष्कार गैलीलियो नाम के एक वैज्ञानिक ने किया था। आई होप यू मे हैव अंडरस्टूड अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।